वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। फर्टिलाइज्ड एग का गर्भाशय की दीवार पर इम्प्लांटेशन किस दिन पूरा हो जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। फर्टिलाइज्ड एग का गर्भाशय की दीवार पर इम्प्लांटेशन किस दिन पूर्ण हो जाता है? देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 11वें दिन पूर्ण हो जाता है। एक्सप्लेन देख लें। गर्भाशय की बॉडी की अग्र या फिर पश्च दीवार की एंडोमेट्रियम में जो आरोपण 6वें दिन शुरू हो जाता है और 11वें दिन पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। टर्म पर प्लेसेंटा का वेट लगभग कितना होता है? टर्म पर प्लेसेंटा का जो वेट है वो लगभग में कितना होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। टर्म पर प्लेसेंटा का वेट लगभग में कितना होता है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, 500 ग्राम। यहाँ पे लगभग की बात की जा रही है, ठीक है। लगभग में वेट, जो प्लेसेंटा का लगभग में वेट कितना होता है, तो ये 500 ग्राम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें। गर्भावस्था की पूर्णता पर एट टर्म पर जो प्लेसेंटा का वजन होता है वो लगभग में 500 ग्राम होता है। प्लेसेंटा व शिशु के वजन में 1:6 का अनुपात होता है, ठीक है। जो अनुपात में इसका शिशु प्लेसेंटा और शिशु के वजन का जो अनुपात होता है वो 1:6 का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? जो परिपक्व प्लेसेंटा होता है उसमें लगभग में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, 500 मिलीलीटर। परिपक्व प्लेसेंटा में जो लगभग ब्लड वॉल्यूम होता है वो 500 मिलीलीटर होता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। परिपक्व प्लेसेंटा में 350 ml रक्त विलाई सिस्टम में एवं 150 ml रक्त इंटरवेलस स्पेस में, अर्थात कुल 500 ml रक्त होता है। कुल कितना होता है? तो 500 ml रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में बताना है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे आपको असत्य कथन छांटना है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए जल्दबाजी में आंसर ना दे, तुक्का मत लगाएं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य कथन को पहचानना है। तो देखिए असत्य कथन आपका डी होगा, ठीक है। टर्म पर इसका जो रंग होता है वो सुनहरा अर्थात गोल्डन होता है, ठीक है। बाकी ये सभी जो कथन है सत्य हैं। टर्म पर इसकी जो मात्रा लगभग 600 से 800 मिलीलीटर होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वह 1.010 है। लेकिन जो आपका गलत कथन है ये आपका टर्म पर इसका जो सुनहरा अर्थात कलर जो होता है वो गोल्डन होता है, यही असत्य है आपका ऑप्शन डी। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। गर्भावस्था की शुरुआत में एमनियोटिक फ्लूइड रंगहीन होता है। गर्भावस्था की जब शुरुआत होती है तो उस समय जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो रंगहीन होता है। लेकिन टर्म पर एक्सफोलिएटेड लानुगो एवं एपिडर्मल सेल्स की उपस्थिति के कारण यह पेल एस्ट्रा रंग का हो जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान दें क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। जो आपका एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ा करें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। गर्भावस्था की शुरुआत में एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? रंगहीन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्भावस्था के शुरुआत में
जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका रंग कैसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक है, कोई भी रंग नहीं होता है। अब यहाँ पे है कि लेकिन टर्म पर एक्सफोलिएटेड लानुगो एवं एपिडर्मल सेल्स की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टर्म पर एक्सफोलिएटेड लानुगो एवं एपिडर्मल सेल्स की उपस्थिति के कारण, ठीक है, उपस्थिति के कारण एमनियोटिक जो फ्लूइड है इसका रंग कैसा होता है। तब आपको बताना है कि पेल एस्ट्रा होता है, ठीक है, पेल एस्ट्रा होता है, हल्का पीला भूरे रंग का होता है, पेल एस्ट्रा होता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं मिलता जुलता क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देखिए आ भी गया है। जैसा हम अभी आपसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सामान्य स्थिति में टर्म पर, ठीक है, अभी यही क्वेश्चन अभी कर रहे थे कि सामान्य स्थिति में टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो कैसा होता है। अब बताएं, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, पेल एस्ट्रा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है उसे बहुत अच्छे से पढ़ा करें ध्यान से। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। RH इनकैपेबिलिटी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का रंग कैसा होता है। RH इनकैपेबिलिटी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है। अब बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए अब ऑप्शन ए ना लगा दें, पेल एस्ट्रा कलर भी कलर ना कर दें, जो गलती से वही कलर फिर से बार बार जो समझ लें कि एमनियोटिक फ्लूइड का रंग पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है RH इनकैपेबिलिटी के दौरान, RH इनकम्पेबिलिटी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का जो रंग है वो कैसा होगा। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, गोल्डन होगा। ऑप्शन बी राइट है आपका, गोल्डन होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन कि RH इनकैपेबिलिटी, ठीक है, इनकैपेबिलिटी, ठीक है, इनकैम्पाटिबिलिटी, ठीक है, RH इनकैम्पाटिबिलिटी में RBC के अत्यधिक विघटन अर्थात हेमोलिसिस एवं सामान्य से अधिक बिलिरुबिन के निर्माण के कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो रंग है वो सुनहरा अर्थात गोल्डन हो जाता है, ठीक है। इसे अच्छे से पढ़ लें, जो आपका एक्सप्लेन दिया है इसे अच्छे से पढ़ लें, चाहे इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी ले लें। RH इनकैम्पाटिबिलिटी में RBC जो होती है इसके अत्यधिक विघटन अर्थात हेमोलिसिस एवं सामान्य से अधिक बिलिरुबिन के निर्माण के कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो रंग है वो सुनहरा अर्थात गोल्डन हो जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि RH इनकम्पाटिबिलिटी क्या है, RH इनकम्पाटिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए RH इनकम्पाटिबिलिटी ये होती है कि जब होने वाली माँ और होने वाले पिता का जो RH फैक्टर होता है, ठीक है, जो होने वाले माँ होते हैं और पिता होते हैं उनका RH फैक्टर पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब कि जब होने वाली जो माँ होती है, ठीक है, जब होने वाली माँ और होने वाले पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है तो इसे RH असंगति कहा जाता है, RH असंगति कहा जाता है, अर्थात इनकम्पेबिलिटी का मतलब होता है असंगति, ठीक है। तो RH असंगति कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान यूनिक पीएच मान क्या होता है, कैसा होता है बताएं। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या कभी अम्लीय कभी क्षारीय, बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। गर्भावस्था के दौरान योनि की पीएच मान क्या होता है, कैसा होता है। जो पीएच मान की बात की जा रही है यहाँ पे, कैसा होता है पीएच मान। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा आपका, अम्लीय, ठीक है, एसिडिक होता है। गर्भावस्था के दौरान योनि का जो पीएच मान होता है वो एसिडिक होता है। अब हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान ग्लाइकोजन के लैक्टिक एसिड में अत्यधिक रूपांतरण के कारण, गर्भावस्था के दौरान ग्लाइकोजन के लैक्टिक एसिड में अत्यधिक रूपांतरण के कारण योनि स्राव अम्लीय
अर्थात इसका जो पीएच मान है वो 3.5 से 6 हो जाता है, 3.5 से या फिर 3.6 हो जाता है। ठीक है, योनि जो इसका क्या कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान जब ग्लाइकोजन के लैक्टिक एसिड में अधिक रूपांतरण के कारण क्या होता है कि योनि स्राव अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसका जो पीएच मान होता है 3.5 से 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इसमें भी कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन की यहाँ भी पहचान करना है। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, आंसर तभी दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। चारों ऑप्शन पढ़ें अच्छे से और असत्य कथन की पहचान करनी है यहाँ पे। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की बॉडी का जो एनलार्जमेंट तथा ग्रोथ हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की बॉडी का एनलार्जमेंट तथा ग्रोथ भी होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो सत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे है, टर्म पर गर्भाशय का जो वजन है 200 से 800 ग्राम होता है। टर्म पर बात की जा रही है कि टर्म पर गर्भाशय का जो वजन है लगभग 200 से 800 ग्राम हो जाता है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीपैरी में टर्म पर गर्भाशय की स्थिति सामान्यतः एंटीवर्टेड होती है, बिल्कुल सही है। और यह 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय की आकृति गोलाकार, ठीक है, गोलाकार हो जाती है, तो ये भी सही है। यहाँ पे स्फेरिकल, ठीक है, अर्थात गोलाकार हो जाती है जो आकृति होती है 36वें सप्ताह पर। तो आपका ऑप्शन बी ही आपका गलत है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑप्शन बी है यहाँ पे कितना होगा, 900 से 1000 ग्राम होता है, 900 से 1000 ग्राम होता है। टर्म पर जो गर्भाशय का वजन होता है वो लगभग में 900 से 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। गर्भावस्था की पूर्णता पर अर्थात एट टर्म पर जो गर्भाशय का वजन होता है वो 900 से 1000 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्स्ट्रक्शन है। अब ये क्या है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर को ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। तो देखिए जो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, गर्भावस्था में होने वाले गर्भाशयी संकुचन, गर्भावस्था में होने वाले गर्भाशयी संकुचन होते हैं। ब्रेक्सटन हिक्स जो संकुचन है ये गर्भावस्था में होने वाले गर्भाशयी संकुचन है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। गर्भावस्था के दौरान होने वाले अनियमित, कभी कभार होने वाले ऐंठन युक्त लेकिन दर्द विहीन संकुचन अर्थात ब्रेक्सटन कॉन्स्ट्रक्शन कहलाते हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले अनियमित, कभी कभार होने वाले ऐंठन युक्त लेकिन दर्द विहीन संकुचन ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्स्ट्रक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर। देखिए फिर से असत्य कथन की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए असत्य कथन की पहचान कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, 3 कथन सत्य हैं और 1 असत्य है, आप उसकी पहचान करें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन होते हैं, ये तो जस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि होते हैं, गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यहाँ पे इसको भी देख लें, उदरी गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन अधिक होते हैं, उदरी गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन अधिक होते हैं। और ऑप्शन सी यहाँ पे पढ़ लें, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन बाई मैनुअल परीक्षण में महसूस किए जाते हैं। और ऑप्शन डी है यहाँ पे, गर्भावस्था के टर्म पर गर्भाशय संकुचन बार बार तथा अधिक तीव्रता से होते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, उदरी गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन अधिक होते हैं, यही गलत है। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करनी थी। तो अब यहाँ पे हम देख लें एक्सप्लेन। उदरी गर्भावस्था तथा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन नहीं होते हैं,
क्या होता है? उदरी गर्भावस्था, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, सत्य असत्य की पहचान करनी है, तो एक ही कथन असत्य होगा, बाकी 3 कथन सत्य हैं। तो बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, ऑक्सीजन उपभोग में कमी आ जाती है, ऑप्शन यही आपका असत्य है। ऑक्सीजन के उपभोग में कमी आ जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो आपका यही असत्य है। देखिए यहाँ पे, और आपके PO2 बढ़ जाता है और PCO2 कम हो जाता है, और यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है, pH में हल्की सी वृद्धि हो जाती है। ये सभी सत्य हैं, बाकी आपका ये असत्य है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन के उपयोग में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। ठीक है, यहाँ पे उसके गलत गलत पहचान करनी थी कि मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है कि यहाँ पे कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के बारे में कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे ये कथन तो असत्य है, ये कमी हो जाती है, बट यहाँ पे कमी नहीं होती, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन उपभोग में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप पढ़ भी चुके होंगे ये क्वेश्चन, ये लाइव क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि होती है? बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर। आप पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने लाइव क्लास में हिस्सा लिया होगा वो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और जिन्होंने मतलब अच्छे से स्टडी की होगी वो भी दे सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ने वाला हर व्यक्ति आंसर दे सकता है। वैसे लाइव क्लास में पढ़ा भी दिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, 11 किलो। ऑप्शन डी राइट है, 11 किलो लगभग जो वृद्धि होती है वो कुल 11 किलो होती है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्रथम तिमाही में 1 किलोग्राम, गर्भावस्था के दौरान जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, दूसरी तिमाही में 5 किलोग्राम की वृद्धि होती है, और तीसरी तिमाही में 5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर 11 किलो, कुल मिलाकर जो 11 किलो की औसत वृद्धि होती है, कुल मिलाकर 11 किलो की औसत वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन सत्य है? बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। तो देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। गर्भावस्था के दौरान टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान सत्य कथन की पहचान करनी थी ना, तो यहाँ पे जो आपका सत्य कथन है वो ऑप्शन बी है आपका। गर्भावस्था के दौरान टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन का जो स्तर है वो 7 ग्राम प्रति 100 ml से घटकर, मतलब 7 ग्राम प्रति 100 ml से घटकर 6 ग्राम प्रति 100 ml हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान जो प्लाज्मा प्रोटीन का जो स्तर है वो 7 ग्राम प्रति 100 ml से घटकर 6 ग्राम प्रति 100 ml हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, 14 है। डिलीवरी के बाद माता के स्तन से निकलने वाला जो सिक्रेशन क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डिलीवरी के बाद माता के स्तन से निकलने वाला सिक्रेशन क्या कहलाता है? बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डिलीवरी के बाद माता के स्तन से निकलने वाला जो सिक्रेशन है वो क्या होता है? तो देखिए सभी को पता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, कोलेस्ट्रम। और जिसे नहीं पता है तो वो देख लीजिए। ठीक है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। डिलीवरी के बाद माता के स्तन से जो निकलने वाला सिक्रेशन है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये 3 दिनों तक निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। प्रसव के पश्चात माता के स्तनों से पहले
प्रसव के पश्चात माता के स्तनों से पहले 3 दिनों तक निकलने वाला गाढ़ा जो दूध होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, 3 दिनों तक जो निकलता है दूध होता है गाढ़ा, ठीक है, तो वो क्या होता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो कि रोगी की जो कि रोग जो होते हैं उनकी में प्रतिरोधी रोग प्रतिरोधी एवं पदार्थों व विटामिन ए से समृद्धि होता है। ठीक है, इसमें सभी एंटीजन होते हैं। इसमें जो रोगों को मारने की क्षमता होती है, इसमें जो रोग प्रतिरोधी तथा पदार्थों व फिर विटामिन ए से समृद्ध होता है। जो आपका ये कोलेस्ट्रम है, 3 दिनों तक निकलने वाला जो गाढ़ा दूध है, ये कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इसमें क्या होते हैं कि रोग प्रतिरोधी पदार्थ एवं एंटीजन यहाँ पे विटामिन ए समृद्ध रूप से होते हैं। बहुत ही ज़्यादा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है।